के बारे में। देखिए हुमायूं का जो कार्यकाल है इसको हम लोग दो चरणों में बांटते हैं। पहला जो चरण रहा वह कब से कब तक रहा, 1530 से 1540 तक। दूसरा जो चरण रहा है वह 1555 से 1556 तक। हम सभी जानते हैं कि कुछ अवधि के लिए शेर शाह सूरी दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। उस अवधि के दौरान हुमायूं को निष्कासित जीवन जीना पड़ा था। वह कुछ अवधि के लिए सिंध के क्षेत्र में क्या किया, भटका। उसके बाद पुनः वह भारत में प्रवेश किया, दिल्ली की गद्दी पर फिर से क्या हुआ, बैठा। तो दूसरी बार जब आता है तो वो कब आता है, 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह 1 वर्ष के लिए शासन कर पाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबके बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हुमायूं के परिचय के बारे में देख लेते हैं। ये सबको पता होगा कि हुमायूं बाबर का भारत का बड़ा पुत्र हुमायूं का जो जन्म है वो कब हुआ है, काबुल में हुआ है। तो पूछ देगा हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ, तो काबुल में हुआ है 1508 में। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो नसीरुद्दीन था। जैसे इसके पिताजी का नाम जहीरुद्दीन बाबर था, उसी प्रकार से हुमायूं का नाम क्या था, नसीरुद्दीन था। इसके पिता तो अभी जस्ट बतलाए, इनके पिता का नाम क्या था, बाबर था। इसकी माता का नाम क्या था, माहम बेगम था। पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। पढ़ाएंगे जब सिंध क्षेत्र में जाता है तो वहां पर यह किससे विवाह करता है, हमीदा बानो बेगम से यह क्या करता है, विवाह करता है। एकदम गौर से देखते चलिएगा, मेरी बातों को सुनते चलिएगा। इसकी 3 बहनें थी जिसका नाम गुलबदन, गुलरंग और गुलचेहरा था। जब हम बाबर पढ़ा भी रहे थे तो हम बताए थे कि बाबर की 3 पुत्रियां थी। कौन कौन थी, गुलबदन, गुलरंग और गुलचेहरा। तो उसी प्रकार से हुमायूं की यह क्या हुई, 3 बहनें हुई। अब देखते हैं कि अब बाबर का जब क्या हुआ है, मृत्यु हो गया, तो बड़ा भाई कौन था, हुमायूं था। तो जाहिर सी बात है मुगल साम्राज्य के बंटवारा की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, हुमायूं को मिलेगी। क्योंकि यह 4 भाई था तो बाबर जो भी क्षेत्र को अर्जित किया, जो भी अपने शासन काल के दौरान कब्जा किया, वो चाहता कि मेरे चारों पुत्रों को वह क्षेत्र मिले। तो यह जिम्मेदारी किसको मिला, हुमायूं को मिला। और हुमायूं क्या किया, जो बाबर का जो क्षेत्र है उसको 4 भागों में क्या किया है, बांटा है। अपने 4 जो इस मतलब चारों भाई थे उसके बीच में यह क्या किया है, बांट लिया। इसलिए एक प्रश्न पूछता भी है कि मुगल साम्राज्य का बंटवारा करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का बंटवारा करने वाला प्रथम शासक आपका कौन था, हुमायूं था। क्योंकि यही बड़ा पुत्र था। तो बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, तो हुमायूं जो है वह आपका दिल्ली और आगरा का क्षेत्र लिया है। इसका दूसरा भाई कामरान जो है वह काबुल और कंधार का क्षेत्र लिया है। अस्करी जो था उसको संभल का क्षेत्र मिला है। और हिंदाल को क्या मिला है, अलवर का क्षेत्र मिला है। तो अब कैसे याद रखते हैं कि किस भाई को कौन सा क्षेत्र मिला, तो ऐसे याद रखिए कि हुमायूं क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसके आसपास का क्षेत्र जो आगरा, चूंकि हुमायूं का जो मुगल का गढ़ है वो तो आगरा ही रहा है, तो दिल्ली और आगरा का क्षेत्र किसको मिल गया है, हुमायूं को मिल गया। दूसरा कामरान है, कौ से कामरान हो गया और कौ से काबुल और कंधार हो गया। तो एग्जाम में ऑप्शन देखिएगा काबुल और कंधार, तो कौ से कामरान याद रखिएगा। अस्करी जो है इसको कौन सा क्षेत्र मिला, संभल क्षेत्र मिला। तो सकरी से सकरा सांप याद रखिएगा। आप सकरा सांप को देखिएगा तो संभल के उसके बाद चलिएगा। तो अस्करी को क्या मिला है, संभल का क्षेत्र मिला। और हिंदाल जो है, तो हिंदाल को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदाल एल अंतिम में आता है, तो एल से क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। तो हिंदाल को कौन सा क्षेत्र मिला है, तो हिंदाल को अलवर का क्षेत्र जो है यह मिला। किस प्रकार से हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि हुमायूं को दिल्ली आगरा का क्षेत्र, कामरान को काबुल कंधार का क्षेत्र, अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र मिला है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी भी भाई भाई में बंटवारा हुआ है तो संतुष्टि नहीं मिली है, कोई ना कोई भाई असंतुष्ट रह ही जाते हैं। तो हुमायूं जब ये बंटवारा किया है कि इससे जो दूसरे भाई, अन्य भाई जो थे, यह क्या रहे हैं, हुमायूं से खफा रहे। खासकर कामरान और अस्करी जो है यह हुमायूं से खफा थे, इन संतुष्ट नहीं थे। इनका मानना था कि दिल्ली और आगरा का क्षेत्र इनको मिलना चाहिए, लेकिन वह किसको दे दिया गया, हुमायूं को दे दिया गया। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो अब देखते हैं कि प्रथम चरण यानी कि 1530 से लेकर 1540 के मध्य हुमायूं कौन कौन सा युद्ध लड़ा है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, हुमायूं के प्रमुख दुश्मन के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं के प्रमुख दुश्मन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। मान लीजिए यह हमारा प्यारा भारत है, तो यह गुजरात का जो क्षेत्र था
इस गुजरात के क्षेत्र में जो इसका प्रमुख दुश्मन था, इसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के क्षेत्र में जो इसका प्रमुख दुश्मन था, इसका नाम क्या था? बहादुर शाह था। आपका जो बंगाल के क्षेत्र में जो दुश्मन था, इसका नाम था महमूद लोदी। बंगाल के क्षेत्र में जो इसका प्रमुख दुश्मन हुआ है, वह कौन है? महमूद लोदी। और पता भी होगा कि बिहार के क्षेत्र में तो कौन थे? शेर शाह सूरी। बिहार के क्षेत्र में इसके प्रमुख दुश्मन कौन रहे? शेर शाह सूरी। तो हुमायूं के 3 प्रमुख दुश्मन रहे, गुजरात के क्षेत्र में बहादुर शाह, बंगाल के क्षेत्र में महमूद लोदी और बिहार के क्षेत्र में कौन थे? शेर शाह सूरी थे। तो 1531 में यह पहला युद्ध लड़ता है, कालिंजर का प्रथम अभियान चलाता है। किसके विरुद्ध चलाता है? तो प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ चलाता है। ठीक है, तो पूछ भी देता है कि हुमायूं जो है कालिंजर का जो अभियान चलाया, ये किस शासक के विरुद्ध चलाता है? तो प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध चलाता है। आखिर क्यों चलाता है? तो इसको सूचना मिलती है कि बहादुर शाह जो है वह किससे मिलने जा रहे हैं? प्रताप रुद्रदेव से मिलने जा रहे हैं। तो हुमायूं को लगा कि कहीं मेरे विरुद्ध ये लोग साजिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका दुश्मन कौन था? बहादुर शाह इसका प्रमुख दुश्मन था। इसलिए यह प्रताप रुद्रदेव को धमकाने के लिए या डराने के मतलब उद्देश्य से कालिंजर अभियान चलाया था। जैसे अभी वर्तमान में देखिएगा रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, तो इसमें देखिएगा बहुत लोगों का क्या कहना है कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका या नाटो देश से ताल्लुकात रखना चाहता है, इसके कारण रूस क्या है? खफा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि हुमायूं को लगा कि बहादुर शाह से कौन संपर्क स्थापित करेगा? प्रताप रुद्रदेव जो है वह संपर्क स्थापित करेगा। इसलिए हुमायूं जो है वह क्या किया? कालिंजर अभियान चलाया। 1532 में दूसरा जो इसका प्रमुख दुश्मन था, वह कौन था? आपका महमूद लोदी था। तो अब महमूद लोदी को पराजित करना चाहता था। तो हुमायूं को यह सूचना मिली कि महमूद लोदी जो है यह बंगाल से होते हुए, यह लखनऊ होते हुए आगे जा रहा है। तो इसको यह गुप्त सूचना मिल गई थी कि हुमायूं मतलब जो महमूद लोदी जो है वह लखनऊ के क्षेत्र से गुजरेगा, गोमती नदी के क्षेत्र से गुजरेगा। तो पहले ही हुमायूं वहां पर क्या किया? सैनिक के साथ क्या था? घात लगाए बैठा हुआ था। और जब महमूद लोदी जो है उस क्षेत्र से गुजरा है, दोहरिया के क्षेत्र से गुजरा है, तो दोहरिया के युद्ध में जो है हुमायूं क्या किया? महमूद लोदी को पराजित कर दिया। जाहिर सी बात है, मान लीजिए अभी हम घर जा रहे हैं और प्रिपेयर्ड नहीं है युद्ध के लिए और कोई घात लगाए बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी हार हो जाएगी। इसी प्रकार से हुमायूं को गुप्त सूचना मिला कि महमूद लोदी जो है यह इस क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। तो पहले ही हुमायूं वहां पर अपने सैनिकों के साथ मौजूद था और महमूद लोदी को दोहरिया के युद्ध में पराजित कर दिया। अब 1532 में देखिए तीसरा इसका प्रमुख दुश्मन कौन है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को दहेज में एक दुर्ग मिला था। यह दुर्ग कौन था? चुनार का दुर्ग था, जो आपका कहां पर है? अभी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, जहां से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरती है, वहीं पे क्या मौजूद है? चुनार का दुर्ग मौजूद है, जो शेर शाह सूरी को दहेज स्वरूप मिला था और शेर शाह सूरी उसी चुनार दुर्ग में था। हुमायूं क्या किया? अपने सैनिकों के साथ, तोप के साथ पूरा चुनार दुर्ग को क्या किया? घेर लिया चारों तरफ से। अब शेर शाह सूरी उस समय उतना मजबूत नहीं बने थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। 4 माह तक, 4 महीने तक शेर शाह सूरी उसी दुर्ग के भीतर रहे। जैसे हम लोग लॉकडाउन के दौरान में पिछले 6 महीना 7 महीना तक हम घर के अंदर रहे थे, उसी प्रकार से शेर शाह सूरी भी लॉकडाउन का पालन किया, यानी कि 4 महीने तक चुनार के दुर्ग में ही रहे। अंत में उनको लगा कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, तो शेर शाह सूरी क्या किए? हुमायूं का अधीनता स्वीकार कर लिए। बोले भैया आपको जो अब करना है आप बताइए, कुछ निष्कर्ष निकालिए, कितना दिन तक हम भीतर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें शेर शाह सूरी क्या किए हैं? हुमायूं का अधीनता स्वीकार किए। ना केवल यह क्या किए हैं? अधीनता स्वीकार किए, बल्कि इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कुतुब खां। इनका एक पुत्र था कुतुब खां, शेर शाह सूरी का। यह कुतुब खां को हुमायूं को के हवाले कर दिए। बोले इसको ले जाइए और अपने सेना में क्या कर दिए? भर्ती कर दीजिए, थोड़ा बहुत काम सीखेगा। तो हम क्या बोलेंगे? चुनार का जो युद्ध हुआ है यह किसके बीच हुआ? युद्ध क्या हुआ है कि चुनार को जो घेरा गया है वह किसके द्वारा घेरा गया? हुमायूं के द्वारा घेरा गया। कब घेरा गया है? 1532 में घेरा गया।
चारों तरफ से दुर्ग को घेर लिया गया, जिसके कारण शेर शाह सूरी को 4 माह तक लॉकडाउन में रहना पड़ा। लास्ट में शेर शाह सूरी क्या किए हैं, अधीनता स्वीकार किए और अपने पुत्र कुतुब खां को भी हुमायूं के हवाले कर दिए। अब चूंकि 2 युद्ध यह जीत चुके थे, दोहरिया के युद्ध में एक प्रमुख दुश्मन महमूद लोदी को हरा चुके थे, चुनार का घेरा करके शेर शाह सूरी को अपना अधीनता स्वीकार करवा चुके थे। उस खुशी में दिल्ली के निकट एक नगर का स्थापना किया जिसका नाम है दीन पनाह नगर, जिसका स्थापना 1533 में किसके द्वारा किया गया, हुमायूं के द्वारा किया गया था, जो किसके निकट है, दिल्ली के निकट है। तो पूछ भी देता है दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो हुमायूं के द्वारा किया गया। अब देखिएगा 1535 में यह किसको पराजित करता, अब एक दुश्मन इसका कौन बच गया था, बहादुर शाह बच गया था, गुजरात का शासक। तो 1535 में क्या किया है, बहादुर शाह को क्या किया है, मतलब इसको घेरा है। माना जाता है कि बहादुर शाह कहाँ जा रहा था, आपका मालवा के तरफ जा रहा था, और उसी दौरान क्या हुआ, हुमायूं वहां पहुंच के इससे युद्ध लड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहादुर शाह वहां से भाग के कहाँ पहुंच गया, मांडू नामक जगह पर पहुंच गया। बहुत दिनों तक मांडू में रहा, बाद में फिर वो अपने क्षेत्र सौराष्ट्र में क्या हो गया, लौट गया है। तो 1535 में इसका सामना किससे हुआ है, बहादुर शाह से हुआ है। तो इस प्रकार जो इसका प्रमुख दुश्मन था, चाहे गुजरात का बहादुर शाह हो, या तो शेर शाह सूरी हो, या महमूद लोदी हो, सबको कहीं ना कहीं या तो पराजित किया, नहीं तो भागने पर मजबूर किया, या तो अधीनता स्वीकार करवाने पे क्या किया है, मजबूर किया है। लेकिन आपको पता भी होगा कि विजेता वही होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं, जो युद्ध में दोबारा उठते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से उठ के क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और उस वीर योद्धा में आपको कौन थे, शेर शाह सूरी थे। भले चुनार के दुर्ग के घेरा में क्या किया, अधीनता स्वीकार कर लिए थे, परंतु 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को भागने पर क्या किए, मजबूर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कहानी 2 विजेता के बारे में हम समझाते हैं कि किस प्रकार से कोई असफल होता है या किस प्रकार से सफल होता है, इसकी कहानी बताते हैं। इस 1535 से 1539 के बीच यह 4 वर्ष का जो अवधि है, इसमें इतिहासकार मानते हैं कि अधिकांश समय यह हुमायूं कहाँ बिताने लगे, बंगाल के क्षेत्र में बिताने लगे, जो क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करने लगे, भोग विलासिता का जीवन बंगाल के क्षेत्र में क्या करने लगे, बिताने लगे। कभी कभी तो हुआ है कि यह दिल्ली से 6-6 महीना के लिए, यानी कि आधा साल तक के लिए यह गायब रहे और बंगाल के क्षेत्र में अपना मतलब क्या कहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, भोग विलासिता का जीवन बिता रहे थे, जो इतिहासकार कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम एक एग्जाम निकाल लेते हैं, सफल हो जाते हैं ना, तो हम अपने मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम भोग विलासिता वाला जीवन जीने लगते हैं, मूवी देखने लगते हैं, घूमने लगते हैं, जिसके कारण अगली बार हम लोग को शिकस्त का सामना करना पड़ता। सेम चीज यहाँ हुमायूं किया, जब 2-3 युद्ध लगातार या तो जीता या उसमें इसको मजबूती प्रदान हुई, तो यह बंगाल के क्षेत्र में जाके अपना भोग विलासिता वाला जीवन जीने लगा। दूसरी ओर देखिए दूसरा योद्धा कौन है, शेर शाह सूरी, अपने आप को मजबूत करता है और हुमायूं से लड़ने के काबिल बनाता है। शेर शाह सूरी को पता चलता है कि हुमायूं बंगाल से लौटकर कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो आपका जो चौसा के निकट क्या किया है, शेर शाह सूरी किसको घेर लिया है, हुमायूं को घेर लिया। कर्मनाशा नदी के निकट है, चौसा के निकट क्या किया है, शेर शाह सूरी को क्या किया, घेर लिया। अब इस समय बरसात का मौसम था, बहुत बरसात हो रही थी, इवन नदी से पानी जो है बाहर निकल के आ गया था। जो हुमायूं था उसका जो तोप था, बंदूक था, सब बर्बाद हो चुका था अत्यधिक पानी के कारण। यह युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, लेकिन शेर शाह सूरी पहले से ही घात लगाए वहां खड़े थे। ठीक वही हुआ है जो हुमायूं महमूद लोदी के साथ किया था। जिस प्रकार से हुमायूं पहले से घात लगा के महमूद लोदी का इंतजार कर रहा था, इसी प्रकार से शेर शाह सूरी यहाँ पर हुमायूं का इंतजार कर रहे थे। और चौसा के युद्ध में जब हुमायूं हारने लगा तो यह भाग गया वहां से। भागते भागते ये कहाँ पहुंचा, कर्मनाशा नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन हुमायूं को नदी तैरने आता ही नहीं था। अब हुमायूं सोचा कि अब नदी पार नहीं करेंगे तो हो सकता है शेर शाह सूरी मेरी हत्या कर दे। तो वहां पर एक नाविक बैठा हुआ था जिसका नाम निजाम भित्ती था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है, उसका नाम निजाम भित्ती था। हुमायूं निजाम भित्ती को बोला कि तुम नाव क्या, मतलब तुम नदी हमको पार करवा दो। निजाम भित्ती जो नाविक था वह क्या किया, हुमायूं को कर्मनाशा नदी क्या किया, पार करवा दिया।
इससे हुमायूं बहुत खुश हुआ, और क्योंकि जान बचाया था, इसको पता था कि अगर हम नहीं पार करते तो शेर शाह सूरी मेरा जान ले सकता था। अब ये बहुत ज्यादा खुश हो गया और निजाम भित्ती को बोला कि बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। निजाम भित्ती बोले कि हमको एक दिन के लिए शासक बना दीजिए। जिस प्रकार से अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था, उसी प्रकार से यहाँ पर निजाम भित्ती जो है हुमायूं को बोला कि हमको एक दिन के लिए शासक बना दीजिए। और चूंकि यह इसकी जान बचाया था, इसलिए हुमायूं इसको क्या किया, बोला ठीक है तुमको हम एक दिन के लिए क्या बनाते हैं, शासक बनाते हैं। अब चूंकि शासक तो बन गया, लेकिन चूंकि यह क्या करता था, उतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, शासन का उतना इसको अनुभव था नहीं, तो यह क्या किया, एक दिन के लिए चमड़ा का सिक्का चढ़वा दिया। तो एक प्रश्न पूछता भी है कि कौन व्यक्ति है जो एक दिन के लिए चमड़ा का सिक्का चलाया था, चमड़ा का मुद्रा चलाया था, तो वह कौन है, निजाम भित्ती। या कभी कभी ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे देता है किसके शासन काल के दौरान चमड़ा का सिक्का चलाया गया, तो शासन काल तो हुमायूं का ही था, उसी के अधीन एक दिन के लिए बना था, तो उसमें ऑप्शन हुमायूं भी दे दिया। लेकिन हुमायूं और निजाम भित्ती रहे तब हम किस में लगाएंगे, निजाम भित्ती। आगे पढ़े होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह भी आपको क्या चलाया था, चमड़ा का सिक्का चलाया था। तो यहाँ देखिए लिखे भी कि निजाम भित्ती को एक दिन का शासक बनाया गया। निजाम भित्ती चमड़ा का सिक्का क्या किया था, जारी किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी क्या रखेंगे, याद करेंगे। अब क्या हुआ, 1540 तक का तो युद्ध देख लिए, अब क्या होता है समझिएगा। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में आपका यह क्या है, कन्नौज का क्षेत्र मौजूद है। इसमें क्या होता है, शेर शाह सूरी पुनः हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं यहाँ से फिर से भागने लगता है। जैसे पिछले युद्ध में देखिएगा कर्मनाशा नदी पार करके भागा था, इसी प्रकार से इस कन्नौज के युद्ध में फिर से हुमायूं जब पराजित होने लगता है तो भाग जाता है दिल्ली की तरफ। शेर शाह सूरी बोलता है इस बार तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, और शेर शाह सूरी खदेड़ते हुए हुमायूं को कहाँ पहुंच जाता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है। अब हुमायूं को लगता है कि यहाँ भी नहीं बचेंगे, तो दिल्ली से भाग के आगे कहाँ चला जाता है, आपका सिंध वाले क्षेत्र में चला जाता है। अब यहाँ पे दिल्ली में किसका अधिकार हो जाता है, शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है। तो 1540 में शेर शाह सूरी दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा और हुमायूं जो है सिंध क्षेत्र में क्या होता है, भाग जाता है और अपना निष्कासित जीवन वहां क्या करता है, व्यतीत करता है। अब देखिएगा 1541 में क्या होता है, सिंध क्षेत्र में जब रहता है तो हुमायूं की मुलाकात किससे होती है, मीर अली से होती है। ठीक है, मीर अली कौन थे, तो हिंदाल जो इसका भाई था ना, इसके वो गुरु थे। यानी कि अपने छोटे भाई के गुरु की पुत्री से यह क्या करता है, शादी करता है, जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम जो कि अकबर की माँ है, उससे मुलाकात कहाँ पर इसकी होती है, तो आपको सिंध क्षेत्र में होती है। और यह किसकी पुत्री थी, मीर अली की पुत्री थी। और मीर अली कौन थे, तो हिंदाल के गुरु थे। और आपको पता भी होगा 1542 में किसका जन्म हुआ है, अकबर का जन्म हुआ है। अगले वीडियो में जब हम अकबर के बारे में देखेंगे तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब KGF 2 मूवी देखे होंगे, उसमें एक बड़ा सीन दिखाता है कि जब हीरो पूरी तरह से हार जाता है संजय दत्त से, तो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। बाहर जाके मदद लेता है, एक जो गन होता है काला निकाव जो है उसको लेके आता है, फिर से साम्राज्य स्थापित करता है। उसी प्रकार से हुमायूं को लगा कि दिल्ली तो पुनः प्राप्त करना है, तो ईरान जाता है। ईरान में किससे मदद मांगता है, तहमास्प। ईरान के जो शाह थे उसका नाम क्या है, तहमास्प है, उससे वह मदद मांगता है और उसकी मदद से वह सेना का निर्माण करता है। तो 1544 में यह सेना का निर्माण करता है और लकीली 1545 में इसकी मुलाकात बैरम खां से होती है, जो इसका सबसे वफादार सैनिक भी बनता है और बाद में अकबर का अंगरक्षक भी बनता है। अब ये मजबूत सेना और बैरम खां की मदद से पुनः यह क्या करना चाहता है, कब्जा करने चलता है। तो जाहिर सी बात है लाहौर, मतलब आपको कहाँ आएगा, सिंध क्षेत्र में था तो सिंध क्षेत्र से कहाँ आएगा, लाहौर आएगा। लाहौर से फिर पंजाब आएगा, पंजाब से फिर कहाँ पहुंचेगा, दिल्ली वाले क्षेत्र में आएगा। तो फरवरी 1555 में लाहौर पर यह क्या किया, अधिकार किया। लाहौर आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर दिल्ली आएगा। लाहौर पर यह क्या किया, अधिकार किया। मई 1555 में नसीब खां और तातर खान को यह पराजित किया, जो अफगान का सामंत था पंजाब क्षेत्र में। यह कौन था, पंजाब क्षेत्र में अफगान का सामंत था।
और किस युद्ध में पराजित करता है? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध का नाम क्या है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं नसीब खां और तातर खां को क्या करता है? पराजित करता है, जो कि कहाँ था? पंजाब क्षेत्र में। उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है? आपको दिल्ली के क्षेत्र में पहुंचता है, जहां पे सर हिंद का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर शाह सूरी को यह क्या करता है? पराजित करता है। और 1555 में यह क्या करता है? दूसरा चरण स्टार्ट होता है और 1555 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और फिर से राज्याभिषेक अपना करवाता है। लेकिन इसका नसीब बड़ा खराब था। 1555 में दोबारा यह गद्दी पर बैठा तो मात्र 1 वर्ष के लिए यह क्या रहा? शासक रहा। सबको पता होगा कि आपको 1556 में क्या हुआ है? शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के यह क्या हो गया? मर गया। जो दीन पनाह शहर का जो स्थापना किया था, उसी में यह एक पुस्तकालय का निर्माण किया था, जिसका नाम था शेरे मंडल पुस्तकालय। तो सीढ़ी से उतरना चाह रहा था ताकि नीचे जाए, लेकिन यह सीधे ऊपर पहुंच गया। तो लोग सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, या सीढ़ियों से कहां पहुंचा? ऊपर पहुंच गया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में और जान लेते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया। तो हुमायूं का मकबरा पता भी होगा, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। इसका जो जीवनी जो लिखा गया है, इसकी बहन के द्वारा लिखा गया है। इसका नाम है हुमायूं नामा। और बताए थे जहां भी नामा शब्द लगा रहे वह कौन सी पुस्तक होगा? फारसी में पुस्तक होगा। तो हुमायूं का जो जीवनी है उसको हुमायूं नामा कहा जाता है, जो फारसी में लिखा गया है। लेनपुल कहे कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही मर गया। यह कथन किसका है? लेनपुल का है। अब यहाँ आ जाते हैं मुगल चित्रकला, जो काफी महत्वपूर्ण है। मुगल चित्रकला का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो मुगल चित्रकला का आरंभ हुमायूं के द्वारा किया गया। देखिए यहाँ 2-3 चीज समझ लीजिए। मुगल चित्रकला का जो आरंभ है, मुगल चित्रकला का जो आरंभ है, यह किसके द्वारा किया गया है? हुमायूं के द्वारा। तो यहाँ देखिए 2-3 क्वेश्चन चित्रकला से पूछता। मुगल चित्रकला का आरंभ यह किसके द्वारा किया गया? हुमायूं के द्वारा। हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। अकबर जो है वॉल पेंटिंग शुरू करवाया, भित्ति चित्रकला। वॉल पेंटिंग जो है, भित्ति चित्रकला किसके द्वारा शुरू करवाया गया है? अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर। अब जहांगीर को तो जानते होंगे कि चित्रकला के में स्वर्णिम युग कहा जाता है। पेंटिंग स्कूल का निर्माण करवाया, चित्रकला को चरमोत्कर्ष पे ले गया। इसके बाद कौन आता है? तो ये गोल्डन एरा कहा जाता है। चित्रकला का गोल्डन एरा किसको कहते हैं हम लोग? जहांगीर के काल को कहते हैं। अब जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। तो यह बॉर्डर पेंटिंग शुरू करता, समझिएगा, ये बॉर्डर पेंटिंग शुरू करता। बॉर्डर पेंटिंग कहने का मतलब क्या कि कोई भी चित्रकला के चारों ओर बॉर्डर बनवाता था। अब बॉर्डर में हीरा जवाहरात क्या करता था? वहां पे लगवाता था, इसके किनारे पे, चित्र के किनारे पे, ताकि खूबसूरत दिखे। तो ये जहांगीर शाहजहां के काल में हुआ। और जब औरंगजेब आता है तो सब कुछ पर पानी फेर देता है, चित्रकला पर प्रतिबंध ही क्या करता है? लगा देता है। तो मुगल चित्रकला का अगर इतिहास पूछे तो हम बोलेंगे मुगल चित्रकला का आरंभ किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो हुमायूं के शासनकाल के दौरान। जब अकबर आया है तो वह वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला का क्या किया? आरंभ किया। अकबर के बाद जहांगीर जो आया, उसके काल को तो चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि पेंटिंग स्कूल सब भी स्थापित करवाया गया। जहांगीर के बाद जो शाहजहां आता है वह बॉर्डर पेंटिंग की शुरुआत करता है, यानी कि चित्र के चारों ओर ये हीरे जवाहरात का बॉर्डर यह बनवाता था। अकबर जब आता है तो सब कुछ पर पानी फेर देता है, चित्रकला पर प्रतिबंध ही लगा देता है। तो ये हमारा क्या है? पूरा हुमायूं के बारे में था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा अरोमा क्लासेस ऐप भी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इससे हमारे अरोमा क्लासेस ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी का।